जिन बच्चों इस समय आप लोग मोहम्मद शुड के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई फिजिक्स के 13th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और देखें क्वेश्चन नंबर 1। शुरू के जो क्वेश्चन हैं वो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं और ये ऑप्शनल क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इनको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और थियरी पे बेस्ड है। थियरी हम लोग विधिवत देख चुके हैं। चलिए देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। Which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? यानी अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। हम आपको बता दें, सपोज कीजिए ये लॉन्ग वायर है तो आपको बताया गया था ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में कि कोई भी वायर हो, उस वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जनरेट हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से इधर की तरफ भी होगा और यहां से इधर की तरफ भी होगा। यानी ये वायर जो होता है ये बिल्कुल सेंटर में होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके अराउंड होता है। तो अब देखें, अब सभी ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन है केवल उसको हम पढ़ रहे हैं। आप देखिए इसमें जो डी ऑप्शन आपको दिया है, द फील्ड कॉन्सिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। ये जो वायर होता है इसके चारों तरफ सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जनरेट होता है। यानी इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आपको बुक पे कुछ नहीं लिखना है, आप केवल समझते जाइए। अगर कहीं नोट करना होगा तो कॉपी पे नोट कीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना में होता यह है कि मैग्नेट और जो कॉइल होता है या सोलेनॉइड होता है उनके स्पीड में रिलेटिव डिफरेंस, उनकी स्पीड जो होती है रिलेटिवली चेंज होती है। जब रिलेटिवली चेंज होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वजह से इंड्यूस्ड करंट जो होती है वो सर्किट में फ्लो होने लगती है, ये कॉइल में फ्लो होने लगती है। तो देखें आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा था, द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हम आपको बता रहे हैं, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट जो होता है प्रोड्यूस होता है इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। अभी हमने बताया कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है और इसके वजह से इंड्यूस्ड करंट जो होती है जो जनरेट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं जब हमको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना होगा? तो आपको मालूम है ये गैल्वेनोमीटर, एमीटर मोटर से तो होता नहीं है, जनरेटर से होता है।
तो इसका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर, यानी एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है कि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होता है और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है। इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं पहले। तो अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स व्हाइल द डीसी जनरेटर हैज ए कम्यूटेटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी ऑप्शन होगा, ये डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपसे पूछा जा रहा है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट क्या होता है। तो सर्किट में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जानते हैं क्या होता है, उसके वायर जो होते हैं, वायर के ऊपर जो कवर चढ़ा होता है ना, वो कवर कहीं से डैमेज हो जाता है और कवर के डैमेज होने से उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर होते हैं वो एक दूसरे को टच करने लगते हैं। जब एक दूसरे को टच करते हैं तो होता यह है कि करंट जो होता है, सर्किट में करंट बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाती है और बहुत तेजी से जब इंक्रीज कर जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के वजह से सर्किट जो होते हैं, सर्किट गल जाते हैं या उसमें से जो है आग वगैरह, फायर वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम देखें इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। दिया है इंक्रीजेज हैविली, यानी करंट जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आप स्टेटमेंट बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखा जाए, हम लोग पढ़ते हैं पहला, फर्स्ट, An electric motor converts mechanical energy into electrical energy। जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और यहाँ पर रिवर्स कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा आपका ये फॉल्स होगा। इसके बाद बी में हम आते हैं, बी पर देखते हैं क्या है। An electric generator works on the principle of electromagnetic induction। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन ये ट्रू होगा। बी जो होगा, बी स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब इसके बाद हम आते हैं सी पर। सी स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें क्या दिया है। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। यानी अगर लॉन्ग सर्कुलर कॉइल हो जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये ट्रू है, ये ट्रू होगा, ऐसा होता है। अब इसके बाद हम डी पर आते हैं और देखते हैं। ए वायर विथ ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो देखिए क्या है,
तो ग्रीन इंसुलेशन जो होता है वो लाइव वायर तो होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन जो है, डी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अभी तक जो थे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले थे और ऑप्शन बताना था कौन एमसीक्यू क्वेश्चन थे। और देखें ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये ट्रू फॉल्स वाले भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और ये ऑप्शनल क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है। लिस्ट 2 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए 2 मेथड बताइए। तो पहला मेथड तो ये होगा कि या तो बार मैग्नेट यूज करें या हार्स मैग्नेट यूज करें। एक यहां से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और दूसरा सिस्टम ये होता है कि अगर कोई क्वायल हो या ऐसे कह लीजिए कि कोई स्ट्रेट वायर हो और स्ट्रेट वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही हो तो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जनरेट हो जाता है। और अगर कोई करंट कैरिंग क्वायल हो तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो ये 2 मेथड रहे, एक मैग्नेट का और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके। तो ये 2 मेथड हमने बताया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, देखिए। हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। सोलेनॉइड जो होता है ये कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता। हमने आपको बताया था कि सोलेनॉइड में होता क्या है कि इसमें कॉपर के जो वायर होते हैं वो इनको इंसुलेटेड जो है एक दूसरे के पास जो है राउंड किया गया होता है और इसका जो डायामीटर होता है इसके लेंथ के कंपैरिजन में काफी कम होता है, तो इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो अगर सोलेनॉइड को किसी हम वायर से या ऐसे कह लीजिए किसी थ्रेड से उसको हम लटका दें, हैंग कर दें, और फिर जो है अगर उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होती है तो वो किसी भी डायरेक्शन में स्टे कर जाती है। लेकिन जब हम उसके अंदर जैसे ही करंट फ्लो करते हैं ना वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आकर के स्टे करती है। तो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में केवल मैग्नेट ही स्टे करता है, लेकिन जब हम सोलेनॉइड में करंट फ्लो करते हैं तो ये जो है साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में स्टे करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन से दैट द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अब इसके बाद देखिए फिर क्या कहा जा रहा है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड विथ द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई सोलेनॉइड है और आपके पास कोई मैग्नेट है, तो क्या मैग्नेट के हेल्प से आप जो है बता सकते हैं कि सोलेनॉइड में साउथ नॉर्थ पोल किधर है। इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। हाँ देखिए, सोलेनॉइड में अगर हमको नॉर्थ और साउथ पोल फाइंड करना होगा, डिटरमाइन करना होगा, तो आपको मालूम है कि ऑपोजिट पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सपोज कीजिए ये क्वाइल है और ये जो है बार मैग्नेट है। तो अगर बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है और साउथ पोल को अगर हम सोलेनॉइड के निकट ले जाते हैं, इसके नज़दीक ले जाते हैं, और नज़दीक ले जाने पर अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, देखिए मैग्नेट में तो कंफर्म होता है कि किधर साउथ पोल है किधर नॉर्थ पोल है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैग्नेट में भी आपको नहीं कंफर्म है कि मैग्नेट का किधर साउथ पोल है किधर नॉर्थ पोल है, तो एक थ्रेड से लेकर के आप इस मैग्नेट को हैंग कर दीजिए और हैंग करने के बाद आप देखें कि किस डायरेक्शन में ये आकर के स्टे हो रहा है।
तो जो साउथ डायरेक्शन में होता है मैग्नेट का वो साउथ पोल हो जाता है, और जो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है वो नॉर्थ पोल होता है। तो मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ पोल फाइंड करना, डिटरमाइन करना बहुत इजी है। अब अगर आपके पास सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में आपको साउथ और नॉर्थ पोल डिटरमाइन करना है, तो इसके लिए हमने आपको बताया कि अगर साउथ पोल, हम बार मैग्नेट का साउथ पोल सोलेनॉइड के नजदीक ले जाते हैं और इनके बीच में रिपल्सन होता है, इसका मतलब यह हुआ कि सोलेनॉइड का वह पोल जो है, यह पोल जो है ये साउथ पोल है, और दूसरा पोल जो होगा ये नॉर्थ पोल होगा। तो इस प्रकार से जो है हम साउथ और नॉर्थ पोल को डिटरमाइन करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। When is a force experienced by current carrying conductor placed in a magnetic field largest? यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कोई कंडक्टर हो तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाला जो फोर्स होता है, आपको मालूम है कि ये फोर्स लॉरेंज फोर्स होता है। तो ये लॉरेंज फोर्स हाईएस्ट कब होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखें, लॉरेंज फोर्स के लिए हम आपको बता दें कि लॉरेंज फोर्स के लिए जो फार्मूला होता है, हालांकि फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो IBL sin थीटा होता है। तो ये जो लॉरेंज फोर्स है ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती यानी फोर्स 0 हो जाएगी। लेकिन अगर यहां पे हम 90 डिग्री कर दें, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दें, तो साइन 90 की वैल्यू 1, यानी ये फोर्स मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री है, या सेकेंड अदर वे में हम इस तरह से कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके ऊपर जो लॉरेंज फोर्स अप्लाई होता है वो मैक्सिमम होता है या लार्जेस्ट होता है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है। इमेजिन दैट यू आर सीटिंग इन ए चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल। आप सपोज कीजिए कि आप किसी ऐसे चैम्बर में बैठे हैं जिसका जो बैक साइड है वो दीवार के तरफ है। अब देखिए क्या, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजेंटली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। आपसे ये कहा जा रहा है, आप समझ लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से, कि आप किसी ऐसे चैम्बर में बैठे हैं कि आपका जो बैक साइड है वो वॉल की तरफ है, दीवार की तरफ है, और आपके पीछे की तरफ से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सीधे फ्रंट वॉल पे, फ्रंट वॉल की तरफ, लेकिन वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि राइट साइड में आपके पास आकर के राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखें, हम आपको बता दें कि यहां पर ये राइट हैंड थंब रूल अप्लाई होगा, और राइट हैंड थंब रूल से, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा।
इसको आप माइंड में रखे रहिएगा। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है, इसको आप माइंड में रखे रहिएगा, या कभी वाइवा वगैरह में भी पूछा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या कहा गया है। ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम और फिर उसका प्रिंसिपल वगैरह जो है हम आपको बता चुके हैं, थियरी में समझाया जा चुका है, उसको आप वहां से देख करके प्रिपेयर कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा है। नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। कुछ ऐसे डिवाइसेस का नाम बताइए जहां इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो यूज होता है। तो फ्रिज है, कूलर है, गीजर है, कंप्यूटर है, ऐसे ढेर सारे डिवाइसेस हैं जहां पर इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो यूज होता है। कुछ के नाम हम बताएं, ढेर सारे नाम आप जानते हैं, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। ए क्वाइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से प्रोड्यूस किया गया क्वाइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। व्हाट विल हैपन इफ द बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द क्वाइल। अब आप जानते हैं कि मैग्नेट और क्वाइल के बीच का जब डिस्टेंस चेंज होता है, या कह लीजिए दोनों एक दूसरे के सापेक्ष उनकी जब रिलेटिव वेलोसिटी होती है, तो इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो जनरेट हो जाता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर मैग्नेट को क्वाइल में पुश किया जाए, इनटू अंदर के तरफ किया जाए, तो क्या होगा। तो इसमें गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होगा वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, और वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर सपोज कीजिए लेफ्ट डायरेक्शन में अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अब देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द क्वाइल। अब सेकंड केस में कहा जा रहा है कि मैग्नेट को क्वाइल से बाहर निकाला जा रहा है। तो पहले फर्स्ट केस में क्या था, मैग्नेट को क्वाइल के अंदर डाला जा रहा था। तो जब मैग्नेट को क्वाइल के अंदर डाला जा रहा था तो भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, और उसका डायरेक्शन अगर लेफ्ट साइड में है, तो जब मैग्नेट को विथड्रॉन करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो भी इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो जनरेट होगा। लेकिन यहां पर डिस्प्लेस्ड जो होगा, अगर पहले लेफ्ट हो रहा था तो सेकंड सिचुएशन में जो है वो राइट में डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब इसके बाद थर्ड केस में आइए। थर्ड केस में क्या है, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द क्वाइल। क्वाइल के अंदर बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया गया है। तो अगर बार मैग्नेट को रख देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट नहीं होगा, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट नहीं होगा तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होगा, और इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के नीडल में किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेस्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस्ड करंट फ्लो तभी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तभी होती है जब दोनों मूव करते हैं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो या डायरेक्शन सेम हो, या अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो डिफरेंट वेलोसिटी से, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर स्टेबल रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट यानी गैल्वेनोमीटर के नीडल में किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेस्ड नहीं होगा।
अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, टू सर्कुलर क्वाइल्स, समझिए टू सर्कुलर क्वाइल्स हैं, एक क्वाइल ये है और दूसरा जो सर्कुलर क्वाइल है ये दूसरा, ये ए है और ये सर्कुलर क्वाइल बी है। आपसे यही कहा जा रहा है टू सर्कुलर क्वाइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, यानी ये दोनों ये क्वाइल हैं और इन दोनों को एक दूसरे के पास पास रखा गया, नजदीक रखा गया है। इफ द करंट इन द क्वाइल ए इज चेंज्ड, ये जो क्वाइल ए है इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो करंट चेंज हो रहा है। विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द क्वाइल बी, यानी अब ऐसे समझ लीजिए कि दो क्वाइल हैं ए और बी हैं और दोनों क्वाइल को एक दूसरे के पास पास रखा गया है। फर्स्ट क्वाइल में जो फ्लो होने वाली करंट है उसको चेंज किया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि क्या जो अनदर ये क्वाइल है क्या उसके अंदर करंट फ्लो होगी। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग पढ़े थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस में यही होता है ना कि जब पास पास एक दूसरे के क्लोज्ड अगर टू क्वाइल रखे गए हों और फर्स्ट क्वाइल में फ्लो होने वाली जो करंट है उस करंट को चेंज करते हैं, तो जो सेकंड क्वाइल है इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगता है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इस सेकेंड क्वाइल में एक प्रकार का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है जिससे इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है। तो ये सही बात है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट क्वाइल में अगर फ्लो होने वाली करंट को हम चेंज करते हैं तो क्या ये जो सेकेंड क्वाइल है इस सेकेंड क्वाइल में करंट इंड्यूस्ड होगा। तो आप जवाब देंगे यस, इंड्यूस्ड करंट जो होगा इसमें जनरेट होगा, फ्लो होगा, और रीजन हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 समझिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, समझिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 केसेस दिया हुआ है। स्टेट द रूल, यहां पर रूल केवल पूछा जा रहा है कि कौन सा रूल जो होगा वो अप्लाई होगा। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग करंट, यानी कोई स्ट्रेट करंट है, स्ट्रेट कंडक्टर है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो राइट हैंड थंब रूल जो होता है वो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए अप्लाई होता है और जिसको हम मैक्सवेल स्क्रू रूल भी कहते हैं, मैक्सवेल स्क्रू रूल। तो इसको आप माइंड में रखे रहिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। अब इसके बाद देखें सेकंड में क्या आपसे पूछा जा रहा है। ये रूल वगैरह आपको याद नहीं रहता, इसलिए रूल हमेशा आप याद रखे रहिएगा। फोर्स एक्सपेरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो देखें यहां पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल अब बताया गया था, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहां अप्लाई होगा।
और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है थर्ड में, करंट इंड्यूस्ड ए कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल है जो रोटेट की जा रही है। तो तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर अगर हमें डायरेक्शन, देखिए थर्ड में आपसे यही कह रहे, करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर भी आपसे फोर्स ही पूछा जा रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहां पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा। तो याद रखे रहिए, जो फर्स्ट केस थी, फर्स्ट केस में राइट हैंड थंब रूल, या जिसको हम मैक्सवेल स्क्रू रूल भी कहते हैं, वो यूज होगा। और सेकंड वाले में हमने अभी आपको बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और थर्ड केस में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई होगा। इसको आप माइंड में रखे रहिएगा, ये रूल वगैरह पूछा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है। एक्सप्लेन द अंडरलेइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग द लेबल डायग्राम। तो ये जनरेटर के बारे में फिर जो है आपको बता चुके हैं, इसका एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप थियरी देखेंगे तो जनरेटर आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, अभी पहले हम आपको बताए हैं कि इसमें होता क्या है कि भाई एक वायर को हम पॉजिटिव वायर कह सकते हैं, दूसरे वाले को नेगेटिव वायर कहते हैं। तो कभी कभी इसके ऊपर जो कवर होता है वो कवर डैमेज हो जाता है। तो कवर डैमेज होने से जो दोनों वायर होते हैं एक दूसरे को टच करने लगते हैं। तो जब एक दूसरे को टच करते हैं तो उस वायर के अंदर जो करंट होती है वो करंट हाई पावर की फ्लो होने लगती है, जिससे जो कवर प्लास्टिक का कवर होता है वो जो है मेल्ट हो जाता है, और फिर उसमें जो है फायर वगैरह जो है, फायर की प्रॉब्लम हो जाती है, या सर्किट जो होता है वो डैमेज हो जाता है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर। अर्थ वायर का फंक्शन क्या है। हाँ जी, आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ वायर का फंक्शन, यानी अर्थ वायर जो अर्थिंग का वायर होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। वाई इज द नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक एप्लायंसेज। जितने भी मेटेलिक एप्लायंस होते हैं उनके लिए अर्थ का जो करंट होता है, यानी अर्थ वायर जो होता है, या कह लीजिए अर्थिंग का करंट जो होता है, ये नेसेसरी क्यों होता है। तो एक चीज देखें, हम आपको बता दें कि ये जो मेटेलिक एप्लायंस, जैसे प्रेस होता है, कपड़ा प्रेस करते हैं आप, फिर फ्रीज भी होता है, मेटेलिक होता है, गीजर होता है, गीजर भी मेटेलिक होता है। इनमें होता ये है कि कभी कभार अगर कहीं से हाई वोल्टेज अप्लाई हो गया तो हाई वोल्टेज अप्लाई होने से ये जो है डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये अर्थ वायर जो होता है, अर्थ वायर क्या करता है कि जो हाई वोल्टेज आ जाता है, जो हाई पावर की करंट आ जाती है, उस हाई पावर के करंट को वो अपने पास खींच लेता है। तो अपने पास खींचने से होता ये है कि जितने भी अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ये जो है डैमेज नहीं हो पाते हैं, ये जल नहीं पाते हैं और ये बच जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो 13th चैप्टर था फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक करंट, इसके जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन थे, सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन कर दिया। आप सब लोगों को समझ में आ गया है? और हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबको भी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसको अच्छी तरह से आप माइंड किए रहिएगा। कम से कम एक क्वेश्चन
तो एग्जाम में इसमें से जरूर पूछा जाएगा। इसलिए इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बतावें भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।